हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है जेई मेन का डिस्कशन। केमिस्ट्री का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी जेई मेन 2026 21 जनवरी का ये पेपर है और ये है इवनिंग शिफ्ट का, यानी शिफ्ट 2। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका क्या कह रहा है? 1 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 1.49 ग्राम ऑफ Mg2P2O7, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ पी। आपको दिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है? 1 ग्राम। उससे बन रहा है क्या? Mg2P2O7। राइट, कितने ग्राम बन रहा है भाई? ये बन रहा है 1.49 ग्राम। राइट, अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस Mg2P2O7 के मोल्स निकाल लूंगा। इसके मोल निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1.49। इसका मोलर मास होता है 222। तो ये आ गए क्या? मोल्स ऑफ Mg2P2O7। अच्छा, एक मोल Mg2P2O7 में दो फॉस्फोरस है, यानी कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। तो मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे? 2 × 1.49 बाय 222। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, ये आ गए मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। तो मास ऑफ फॉस्फोरस कितना होगा? मास ऑफ फॉस्फोरस हो जाएगा आपका, फॉस्फोरस का मास होता है 31, तो 2 × 31 × 1.49 डिवाइडेड बाय 222। ये हो जाएगा क्या? आपका मास ऑफ फॉस्फोरस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी फॉस्फोरस है वो सारा का सारा इस कंपाउंड में आ रहा था, यानी कि यही फॉस्फोरस होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ा था। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ फॉस्फोरस विच इज 2 × 31 × 1.49 बाय 222, राइट, डिवाइडेड बाय कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, इनटू में व्हाट? इनटू में 100। दिस इज योर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? जल्दी से बता दीजिए हमें। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी? 41.6। और अगर नियरेस्ट इंटीजर पे आंसर देना होगा तो 42 आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आप सारे के सारे मेथड को कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैसे एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे करते हैं, उसको आप रिवाइज करके जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्वालिटेटिव पार्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको भी रिवाइज करके जाएं, क्योंकि वहां से भी सवाल आपका आ सकता है इस ट्रेंड को देख के। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल अगला सवाल है कुछ ऐसा सा आपका। क्या कह रहा है? when 8.74 ग्राम ऑफ MnO2 is treated with HCl, then what will be the weight of Cl2 obtained? राइट, तो आपको बताना है कि वेट ऑफ Cl2 कितना बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है दोनों के बीच में, यानी MnO2 और HCl के बीच में क्या रिएक्शन होगी? जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको देते हैं क्या? MnCl2, राइट, प्लस Cl2 प्लस H2। इसको आप एक बार बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मोल ऑफ HCl से ये रिएक्ट करेगा और आपको 2 मोल ऑफ H2O ये देगा। राइट, ऐसा सा कुछ आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। व्हेन 8.74 आपको दिया है, 8.74 MnO2 आपका रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। वट विल बी, तो अगर मैं MnO2 का मास मुझे पता है, मैं बाकी सारे को क्या मान के चलूंगा कि उनके मास से मुझे ऐसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक्सेस में पड़े हुए हैं। दैट वट विल बी द वेट ऑफ Cl2। आपको बताना Cl2 कितना बनेगा। तो आप देखोगे एक मोल से कितना बन रहा है? एक मोल ही Cl2 बन रहा है, यानी कि 1 मोल MnO2 आपको 1 मोल Cl2 दे रहा है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो कितना मास दिया है हमें? 8.74 ग्राम, यही दिया ना? ठीक है, MnO2 कितना देगा? इसके मोल निकाल लीजिए आप। पहले इसको डिवाइड करिए किससे? 87.4 से।
तो आप देखेंगे 0.1 मोल ऑफ MnO2 आ रहा होगा, है ना। और एक से एक मिल रहा है तो 0.1 से कितना मिलेगा, 0.1 मोल ऑफ Cl2। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और 0.1 मोल ऑफ Cl2 का मास कितना होगा, 71 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 7.1 ग्राम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। और क्या कह रहा है अगला सवाल वो देख लेते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है द कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको ये दे रखा है ए से कुछ इस कंपाउंड से डी तक बना रहे हैं, द नंबर ऑफ ब्रोमीन इन डी बताना है आपको, राइट। ब्रोमीन आइटम डी में कितने होंगे, तो आप देख लेते हैं वन बाय वन पूरे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को कर लेते हैं। तो आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन, ये दिया है, इसमें आपने Br2Fe डाला, क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा मेटा पोजीशन पे। फिर आपने दिया SnHCl, NO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूस NH2 में, ये आ जाएगा। फिर आपने दिया NaNO2HCl, NaNO2HCl दिया, तो क्या हो जाएगा, ये NH2 क्या हो जाएगा आपका, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा और Br यहाँ आएगा, राइट। और फिर आपने क्या दिया, CuBr से रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा आपका, Br ऊपर और Br इस पे, तो नंबर ऑफ Br कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इनके आसपास के आप सारी रिएक्शन देख के जाइएगा, खासकर डायजोनियम सॉल्ट की आप रिएक्शन जरूर देख के जाइएगा, आपको फायदा होगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है फॉलोइंग 4 मॉलिक्यूल आर गिवन एंड अमंग देम वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दैट कंपाउंड। तो ये 4 कंपाउंड दिए, इसमें आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ढूंढना है और उसमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, राइट। ये तो पूछा है। तो अगर आप पहले वाले में देखोगे ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरा देखोगे तो इसमें भी क्या है, ये दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें देखोगे तो ये वाला कार्बन जो है कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। और ये वाला कैसा हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे, इस पे आपके 2 हाइड्रोजन लगे हुए, राइट। अब ये जो कंपाउंड आया इसमें मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है, तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन है और 1 Cl है। तो इसके हिसाब से आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे आप, कार्बन कितने हैं, 12 इंटू 4, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 प्लस 9 प्लस 35.5 इंटू में कितना आ जाएगा, 100। ये आ जाएगा आपका क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये कुछ आपका 52% के अराउंड आएगा, राइट। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेट ऑफ SN रिएक्शन, SN1 पूछी थी, पता नहीं SN2 आई डोंट नो, बट चलिए SN1 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फॉलोज द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। SN1 के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं आंसर दूंगा। जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही SN1 में फास्ट रिएक्ट करेगा, राइट। तो आप क्या करिए, तोड़ दीजिए इसको और कार्बन पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। लीविंग ग्रुप क्या है आपका, Br है। ये तोड़ा आपने बॉन्ड और सब पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो कौन करेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो डोनेटिंग वाले ज़्यादा अच्छे होंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा, अब ये NH2 वाला, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, ठीक है। तो इनको पहले मैं ABCD नाम दे देता हूँ, ABCD। तो सबसे ज़्यादा SN1 में कौन रिएक्ट करेगा, B। फिर कौन करेगा, A, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, राइट। फिर कौन करेगा, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2 और NO2, पर ये वाला रेजोनेंस से डिस्टेबलाइज करेगा, ये वाला सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करेगा। तो फिर कौन आ जाएगा भाई आपका, फिर आ जाएगा C और फिर आ जाएगा D,
राइट। तो सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी एंड डी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक नेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, इसमें बताना सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपका कौन है। राइट, जल्दी से बता दीजिए। अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन देख के आपको पता चलेगा ये SN2 मैकेनिज्म से जा रही होगी। क्यों? लीस्ट स्टैंडर्ड कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आपको बताना ये न्यूक्लियोफाइल जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। तो जो SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल जाते हैं वो हैं आपके कौन से, आपके वो हैं स्ट्रॉन्ग। जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पहले अटैक आपका करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका फास्ट रिएक्शन देगा। राइट। तो अगर मैं ये चार कौन कौन से दिए हैं, OH नेगेटिव दिया है, PHO नेगेटिव दिया है, CH3COO नेगेटिव दिया है, ClO4 नेगेटिव दिया है, अगर इन सभी की बात करूं तो इसमें रेजोनेंस है। राइट। और कितनी रेजोनेंस है इसमें, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें 2 बनेगी, इसमें भी रेजोनेंस है पर इक्विवेलेंट नहीं है ना, इसमें भी रेजोनेंस है, और OH नेगेटिव में रेजोनेंस नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, जिसपे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होंगे। राइट। तो OH नेगेटिव क्या होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो गया। फिर कौन होगा आपका PHO नेगेटिव, है ना। फिर कौन होगा आपका CH3COO नेगेटिव, और फिर कौन होगा ClO4 नेगेटिव। अच्छा, ऐसा कोई आंसर दे रखा है क्या? आई गेस ये शायद उल्टे होंगे। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 1 एज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, मैच द कॉलम पे है। ये कॉलम 1 दे रखा है आपको, और आपको एक कॉलम 2 दे रखा है, और कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। अगर आप देखेंगे पहले ए में दे रखा है आपको सिस ट्रांस, है ना। तो सिस ट्रांस कैसे होते हैं आपके आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। तो ए का तो हो गया आपका S। ठीक। दूसरे में देखेंगे आपकी चेन सेम है, और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। तो ये दूसरे का हो गया P, सिंपल। तीसरा आप देखोगे एक में OH है और एक में इथर है। राइट। तो यानी कि आपके ये जो है फंक्शनल आइसोमर होने चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। तो C का क्या हो जाएगा आपका Q। और आप D में देखोगे तो D में आपकी जो पहली चेन है वो 4 कार्बन की है, और दूसरी चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। यानी कि ये कैसे आइसोमर होंगे आपके, चेन आइसोमर होने चाहिए। अच्छा, ये सेकंड वाला क्या है आपका, पोजीशन चेंज हो रहा है तो R से मैच होगा, R पे पोजीशन है ना, सॉरी। तो ए का एस होना चाहिए, बी का आपका आर होना चाहिए, सी का आपका क्यू होना चाहिए, और डी का आपका पी होना चाहिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आपको आइसोमेरिज्म रिवाइज करके जाना चाहिए, आइसोमेरिज्म रिवाइज करके जाना चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे भाई। अगला सवाल देख लेते हैं, मैच द कॉलम टाइप पे ही है। कॉलम 1 में क्या दे रखा है आपको, कॉलम 1 में रिएजेंट दे रखे हैं, कॉलम 2 में नेम रिएक्शन दे रखे हैं। सिंपल है, नाम पहचानने भाई, रिएजेंट के नाम पहचानने, रिएजेंट के नाम पहचानने। ठीक। तो अगर मैं अब देखूं H2PD BaSO4 ये रोजन 1 में ही यूज होता है। ठीक है। तो आपका ए का तो पी ही हो गया। ठीक है। CrO2Cl2 और H3O पॉजिटिव ये आपका इटार्ड में यूज होता है, तो इसका क्यू हो गया, सिंपल। COHCl, अच्छा ये बच्चे ने दिए ही ऐसे हैं, COHCl AlCl3 आपका कैटरमैन कोच में यूज होता है, तो इसका R आ गया। और SnCl2 डाइल्यूट HCl आपका स्टीफन में ही यूज होता है। तो ए का P, बी का Q, सी का R, डी का S। यानी कि आपको सिंपल नाम यूज करने थे। ये PYQs में पहले भी पूछे गए हैं इस तरीके से सवाल। आप अगर PYQs करके जाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल वाली। आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सिमिलर टाइप के सवाल है, और हमने बहुत चूज करके उनको डाला है, इस तरीके से डाला है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, असर्शन रीजन टाइप सवाल है। असर्शन दे रखा है इन एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, बहुत बढ़िया। प्लेनर विद ऑल कार्बन शुड बी sp2 विद अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एंड फॉलो हक्कल रूल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो एरोमेटिक कंपाउंड वही होते हैं जो क्या करते हैं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं आपके, ये साइक्लिक होने चाहिए, ये प्लेनर होने चाहिए, वैसे तो मोनोसाइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए। तो आई होप आप देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है मतलब वो प्लेनर है, ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, मतलब सारी चीज़ों को फॉलो करता है, तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो असर्शन तो ठीक है। अच्छा, रीजन देखते हैं। इन द गिवन कंपाउंड दिस 2 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड 1 कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है जी। अगर इसमें देखूँ मैं तो ये है C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ दिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये sp3 है, इसकी बात करूँ तो ये sp3 है, इसकी बात करूँ तो ये sp2 है, और इसकी बात करूँ तो ये sp है। तो 2 कार्बन तो sp3 है, ये सही है। 1 कार्बन इज sp2, हाँ 1 कार्बन sp2 है आपका, जो कि ये वाला कार्बन है। तो ये रीज़न भी क्या है आपका, करेक्ट आ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, असर्शन रीज़न है, रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर इस तरीके से पूछा गया तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस तरीके से पूछा गया तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, और अगर इस तरीके से पूछा गया असर्शन है रीज़न है और रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक, क्या बोल रहा है भाई, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस इज, रेडियस की करेक्ट ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ओके, अगर आप बात करेंगे रेडियस की, तो रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस तरीके से अगर मैं चलूँ तो mg और al में mg का साइज बड़ा होना चाहिए, है ना, और mg2 पॉजिटिव और al3 पॉजिटिव में al पे ज़्यादा चार्ज है पॉजिटिव, तो mg का साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये वाला ऑर्डर गलत दे रखा है ना, mg का बड़ा होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। और अगर स्टेटमेंट 2 की बात करूँ तो एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा नहीं है। एटॉमिक साइज जेड इफेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज देर आर न्यूमरस चार्ज पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज सच इज नॉट द ऑलवेज, ऑलवेज जैसा वर्ड कुछ भी नहीं होता। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोथ आर इनकरेक्ट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ट्रेंड्स आप अच्छे से करके जाएं, जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स हैं उनको अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि पिछले पेपर में भी हमने देखा था कि इस पे सवाल आ रहे हैं और इस पेपर में भी आए हैं। तो आपको ट्रेंड्स और अच्छे से कर लेने चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल, सम स्पीशीज आर गिवन Ni2 positive, Fe2 positive, CO2 positive, V3 positive and Ti2 positive. Okay. How many species has magnetic moment spin only less than 3? 3 से कम चाहिए मेरे को। ठीक है, तो आपको दिया है Ni2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम कितना 2 पॉजिटिव। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए। इसकी हो जाएगी D8, इसकी हो जाएगी D6, इसकी हो जाएगी D7, इसकी हो जाएगी D2 और इसकी भी हो जाएगी D2, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इनके, अनपेड इलेक्ट्रॉन D8 में हो जाएंगे कितने, 2, D6 में हो जाएंगे आपके 4, D7 में हो जाएंगे आपके 3, D2 में 2 और इसमें भी 2। आपको चाहिए लेस देन 3, नहीं, आपको चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट लेस देन 3। तो 3 वाले का 3.87 आता है ना, और 4 वाले का 4.9 समथिंग, और 2 वाले का 2 पॉइंट समथिंग ना, तो 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। तो किसका आंसर कम आएगा, इसका, इसका और इसका। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 03, है ना। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 03। यू हैव टू राइट 03 इन द बॉक्स गिवन टू यू, राइट। तो आप पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बहुत आ रहा है, तो आप या क्या करके रिवाइज करके जाइए, बीबीटी, एमओटी, सीएफटी और वर्नर। अरे इन पे एक्सपेक्टेड सवाल रहेंगे अगले अगले आपके पेपर में, हो सकता है 22 में ही आ जाए। ठीक, बढ़ जाते हैं अगले पे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बॉन्ड लेंथ। सॉरी, इन्होंने 4 ऑर्डर दिए थे, तो आपको इन चारों को अरेंज करना था, सिंपल सी बात ये थी। ठीक है, तो अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज करता है तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 3 बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका, इसका 2, इसका 1। तो अगर इनको मैं कंपेयर करूँ तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटा CN, फिर क्या है आपका C डबल बॉन्ड और फिर क्या आएगा CO। ऐसा कुछ ऑर्डर आना चाहिए मोटा मोटा। बट अगर मैं CH की बात करूँ तो CH सिंगल बॉन्ड ही है,
तो आप कहेंगे वो यहाँ आना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। जो सी और एच है उसमें हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो अगर किसी का साइज भी छोटा हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सी एच क्या हो जाएगा, सबसे कम आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, बॉन्ड का ऑर्डर आएगा, राइट। तो ये टेबल में दे रखा है आपको, पीरियोडिक टेबल में ही, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपका काम हो जाता। आपको टेबल वगैरह छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर देखेंगे नंबर्स में, तो सी ओ 143 है, सी डबल बॉन्ड ओ 121 है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ 116 है, और सी एच कितना है, 107 पिकोमीटर, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है K2Cr2O7 इज हीटेड with HCl in the presence of H2SO4. Find the correct match for the product with their oxidation. आपसे प्रोडक्ट पूछा था, बेसिकली आपसे पूछा था क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स क्या है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ही है, और अगर आप इसको KCl के साथ ट्रीट करते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है CrO2Cl2, है ना। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6 आएगी। तो ये ही पूछा था कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। CrO2Cl2 आपका बनता है, राइट। तो आपको जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के नेम वाले टेस्ट, जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया आपका, ये वाला टेस्ट हो गया, बेसिक रेडिकल्स हो गए, ये आपको आने चाहिए, यहीं से सवाल आएगा भी आपका, राइट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जितने भी मेमोरी बेस्ड सवाल हमारे पास थे हमने आपको देने की कोशिश की। तो जब कंप्लीट पेपर आ जाएगा तो हम पूरा एनालिसिस आपको देने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सायोनारा।